हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज की इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। आज की यह क्लास हमारी मैराथन नंबर 3 है। अभी तक अगर आपने हमारे मैराथन फर्स्ट और सेकंड क्लास को नहीं देखा तो उसे ज़रूर विजिट करेंगे। और 5 मैराथन आपके लिए बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं आपके यूपी तपलसी पेड एग्जाम के लिए। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक विशेष खुशखबरी है दोस्तों, ये आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर के आप लोगों की विशेष मांग के आधार पर मैंने करंट अफेयर की मैराथन क्लास लाएंगे। ये आपकी कब आएगी करंट अफेयर की मैराथन क्लास? आप सभी दोस्त 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को, ध्यान से देखेंगे, 13 अक्टूबर को आप सभी दोस्त 13 अक्टूबर को आप सभी दोस्त लाइव 8 बजे शाम को मिलेंगी। प्रतिदिन की क्लास के तरह यह क्लास भी हमारे 8 बजे शाम को आपको देखने को मिलेगी। सभी दोस्त इस क्लास में जरूर लाइव होंगे 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 13 अक्टूबर को 8 बजे शाम को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। करंट अफेयर में एकदम अगर आप 10 में 10 पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारी इस क्लास को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और इसमें हमने जनवरी से लगा के आपके सितंबर माह तक जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं और जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जो आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिकी है, तो उसका एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप सभी लोग करंट अफेयर के लिए 13 अक्टूबर की मैराथन क्लास को शाम को 8 बजे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को शुरू होने जा रहा है। आप सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, उसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1876 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया। और इसे किस वायसराय ने पारित किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे किस वायसराय के द्वारा इसे पारित किया गया। तो दोस्तों, लिटन के द्वारा इसे पारित किया गया, वायसराय लिटन के द्वारा पारित किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो इस एक्ट के तहत भारतीय भाषाओं के जो अखबार जो प्रकाशित होते थे, तो उन पर क्या लगा दिया गया था? नियंत्रण लगा दिया गया था। ध्यान रखेंगे, भारतीयों के जो अखबार थे, जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबार, ठीक, अखबारों पर क्या किया गया था? तो अखबारों पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अखबारों पर क्या किया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था भारतीय भाषा में छपने वाले सभी अखबारों पर। तो वायसराय का नाम रखेंगे, याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जाएगी तो वायसराय का नाम जरूर याद रखेंगे। वायसराय पूछे जाते हैं आपसे, तो कौन वायसराय था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कौन वायसराय था? लिटन। नाम क्या था? लिटन। और भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों को क्या कर दिया गया था? उन पर नियंत्रण लगा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, अगर बात करी जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करी जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोस्तों अगर बात की जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। अगर बात करी जाएगी पहले अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की? तो स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, A.O. ह्यूम ने। लेकिन अगर बात की जाएगी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी की अगर बात करी जाएगी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भूदान आंदोलन जो था ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी या फिर नरसिंह मेहता। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी भूदान आंदोलन की, तो भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रणेता थे विनोबा भावे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी भूदान आंदोलन, तो यह जो आंदोलन है 20वीं शताब्दी के 50वें दशक में प्रारंभ हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या था? इसमें विनोबा भावे जी जो है पूरे देश में, इसमें विनोबा भावे जी ने क्या किया था? भ्रमण किया था। क्या किया था दोस्तों? पूरे देश में विनोबा भावे जी ने इसमें भ्रमण किया था और भूमि जो है, भूमि स्वामियों से भूमि को मांगने के लिए, ठीक है। इसमें भूदान आंदोलन में क्या होता? विनोबा भावे जी पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया था और भूस्वामियों से भूदान लेने के लिए, ठीक है, भूस्वामियों से, ध्यान रखेंगे, भूस्वामियों से भूदान लेने के लिए, भूमि दान लेने के लिए पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया था। और ये भूमि दान में क्यों मांग रहे थे? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इसके पीछे उद्देश्य ये था, जो भूमिहीन किसान हैं उनको वह भूमि प्रदान की जा सके। तो भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करने के कारण विनोबा भावे जी ने पूरे देश में भूस्वामियों से भूमि की मांग की, दान में मांगा, और इसलिए इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? भूदान आंदोलन। ये 20वीं शताब्दी के 50वें दशक में यह आंदोलन हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी काकोरी कांड की, तो काकोरी कांड कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो काकोरी कांड की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो 9 अगस्त 1925, डेट याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसमें कौन नहीं शामिल हुआ था? तो भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भगत सिंह शामिल नहीं थे। अगर बात की जाएगी काकोरी कांड में क्या हुआ था, तो काकोरी कांड में, इस कांड में जो है अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और इनके साथ में कुछ अन्य इनके साथी जो हैं, लगभग 6-7 लोग थे, जिन्होंने लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली पैसेंजर को लूटा था। लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली पैसेंजर को क्या किया था? लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली पैसेंजर को इन लोगों ने लूटा था। और भगत सिंह इस आंदोलन में शामिल नहीं थे, इस कांड में शामिल नहीं थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुबंध घट पर छड़पाक, ध्यान से देखेंगे, सुबंध घटक पर छपड़ाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी? ये सभी गुजरात के शासक थे, ये सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, या फिर ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, या फिर ये सभी जैन के प्रचारक थे? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी सुबंध घटक पर, छपड़ाक, वीरसेन, तो ये सभी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये सारे प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम फेंका था, उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो कौन मजिस्ट्रेट थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मार्ले या फिर जॉन कर्जन? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है किंग्सफोर्ड। अगर बात की जाएगी इसमें किसने बम फेंका था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ध्यान रखेंगे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा बम फेंका गया था किंग्सफोर्ड नाम याद रखेंगे सभी दोस्त, किंग्सफोर्ड। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन अवध कृषक आंदोलन का नेता था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी अवध कृषक आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी, सबसे ज़्यादा जरूरी यह है, तो अवध कृषक आंदोलन की शुरुआत जो है
दोस्तों 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अवध कृषक आंदोलन की शुरुआत बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कृषक सभा, कृषक सभा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कृषक सभा, तो बताएंगे कृषक सभा की स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। कृषक सभा की स्थापना कब हुई? कृषक सभा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो कृषक सभा, तो कृषक सभा का जो गठन है 1920 में किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1920 में ही किया गया था। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। पिछले क्लास में हमने गांधी जी के बारे में एकदम डिटेल से तथा इनके सभी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके 5 अंक का आने वाला है, तो हमारी पहले वाली मैराथन क्लासेस को अवश्य देखेंगे। इसमें हमने आपको बहुत ज़्यादा डीपली इनको बारे में बताया था और सारा का सारा उसमें हमने आपको कवर अप करवाया। तो मैराथन फर्स्ट व सेकेंड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर बात करी जाएगी निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों गांधीवादी दर्शन का हिस्सा कौन नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा कौन नहीं है? व्यवसाय। दोस्तों व्यवसाय गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। व्यवसाय जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत अहिंसा आती थी, ब्रह्मचर्य, साहित्य, ये आपका सत्याग्रह, तो ये सभी आपके गांधीवादी दर्शन के अंतर्गत आते थे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। एक बार लाइक करेंगे फटाफट से और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में और छाप देंगे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? सभी लोग बताएंगे हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। तो अंधेर नगरी की बात करी जाएगी दोस्तों, तो अंधेर नगरी के रचयिता कौन है बताएंगे। तो अंधेर नगरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करी जाएगी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं भारतेंदु युग के प्रणेता थे। इन्होंने अपने समय में बहुत सारी जो है नाटक, कविताएं तथा दोहे और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की थी। ठीक है, तो इनका पूरा एक काल ही घोषित कर दिया गया था, बनाया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के प्रणेता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अंधेर नगरी इनकी एक नाटक है, अंधेर नगरी इनके एक नाटक है, आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अगर बात करी जाएगी इसके अतिरिक्त इनके कौन कौन से रचनाएं हैं, तो इनके अतिरिक्त इनकी रचनाएं हैं, ध्यान से देखेंगे। भारत दुर्दशा, इनकी रचना कौन सी है? भारत दुर्दशा। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत दुर्दशा किसकी है, तो दोस्तों भारत दुर्दशा हो गया। और इसके साथ ही साथ में कौन कौन सी हैं ध्यान से देखेंगे। भारत दुर्दशा हो गया और इनकी एक रचना का नाम है नील देवी। नील देवी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया नील देवी। नील देवी किसकी रचना है? तो नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है मुद्रा राक्षस, तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त नाम याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है? गबन। गबन किसकी है? गबन। पूस की रात, पूस की रात किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन हो गई, पूस की रात हो गई। नमक का दरोगा,
नमक का दरोगा, ये रचनाएं किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी श्रीरंगपट्टनम युद्ध, तो ये किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेज आंग्ल और मैसूर युद्ध से कहा जाता है, आंग्ल और मैसूर युद्ध। श्रीरंगपट्टनम युद्ध को आंग्ल और मैसूर युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में मैसूरी सुल्तान जो हैं, टीपू सुल्तान जो हैं, इसमें पराजित हुए थे। और ये युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये युद्ध जो है 1798 में हुआ था। कब हुआ था? 1798 में श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिश शासन के द्वारा हराया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ब्राजील। बात करी जाएगी दोस्तों ब्राजील की, तो ब्राजील दोस्तों जलधारा, एक गर्म जलधारा, ब्राजील की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, और जिसके कारण इसका पड़ोसी तट पर भी गर्म प्रभाव पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, डार्केंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डार्केंसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डार्केंसबर्ग की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो डार्केंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है? कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है बुध। बुध का दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और अगर बात की जाएगी बुध की, तो यह सूर्य के सबसे निकट है, और साथ ही साथ में यह सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। अगर बात करी जाएगी दोस्तों पृथ्वी, तो पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। अगर बात करी जाएगी मंगल की, ठीक है, तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। एक तो है आपका फोबस तथा डीमोस। फोबस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, फोबस तथा डीमोस। बृहस्पति ग्रह जो है, ये ग्रह जो है पृथ्वी को दोस्तों कैसा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों बृहस्पति की, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और इसके कितने उपग्रह हैं दोस्तों? तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह 67 उपग्रह हैं। 67 सैटेलाइट किसके हैं सबसे ज्यादा? तो 67 उपग्रह दोस्तों किसके हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सबसे ज्यादा 67 उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज्यादा 67 उपग्रह बृहस्पति के हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बृहस्पति के सबसे ज्यादा हैं। अगर बात की जाएगी सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कौन सा ग्रह जिसे ड्वार्फ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा ग्रह है जिसे ड्वार्फ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर बात करी जाएगी ग्रहों की, तो ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके जानने के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। अगर बात की जाएगी सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण, जिसे हम लोग नेपच्यून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेपच्यून के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाएगी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और शुक्र को क्या कहते हैं, शुक्र को दोस्तों कहते हैं पृथ्वी की बहन। किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की बहन दोस्तों शुक्र को कहते हैं। यहाँ पे आपके लिए जानने के लिए अति इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को। और साथ ही साथ में भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं शुक्र को। और साथ ही साथ में सांझ का तारा, सांझ का तारा भी दोस्तों किसे कहते हैं, सांझ का तारा भी दोस्तों शुक्र को कहते हैं। अगर बात की जाएगी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। अगर बात की जाएगी दोस्तों उपग्रह की, तो हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह दोस्तों बृहस्पति के हैं। किसके हैं, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने हैं, 63 हैं। अगर बात की जाएगी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। यही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके जियोग्राफी से रिलेटेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही उपग्रह है, जिसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है, गैनीमेड है नाम। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो जिसका नाम है मंगल। दोस्तों मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़े की अगर बात की जाएगी तो गैनीमेड। और अगर बात की जाएगी सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा दोस्तों है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो डीमोस। हमने मंगल ग्रह के 2 उपग्रह बताए थे, फोबस तथा डीमोस। तो फोबस 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के, फोबस, लेकिन डीमोस क्या है, सबसे छोटा ग्रह है और ये किसका है, मंगल का है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मंगल का। हरा ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, बताएंगे। हरा ग्रह के नाम से, ग्रीन प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है वरुण। वरुण को हरे ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर बात करी जाएगी इसमें अगर बात करी जाएगी सूर्य की तरफ से बढ़ते क्रम में किस तरीके से ग्रह हैं, तो अगर सूर्य यहाँ पे आपका है तो इसमें ग्रह किस तरीके से हैं, तो सूर्य के बढ़ते क्रम में सबसे पहले आपका पड़ता है बुध। कौन सा पड़ता है, बुध। फिर उसके बाद आपका पड़ता है शुक्र। कौन सा पड़ता है, शुक्र। फिर उसके बाद आपका पड़ता है पृथ्वी। कौन सा पड़ता है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल। और मंगल के बाद आपका पड़ता है बृहस्पति। बृहस्पति ध्यान रखेंगे, मंगल के बाद बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद आपका पड़ता है शनि। कौन सा पड़ता है, शनि। और शनि के बाद अरुण पड़ता है और उसके बाद कौन सा पड़ता है, वरुण। अरुण और वरुण। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, इनका क्रम व्यवस्थित करने के लिए आपको देते हैं। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी क्षुद्र ग्रह, तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी क्षुद्र ग्रह की, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्षुद्र ग्रह की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह की अगर बात करी जाएगी तो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच में क्या पाए जाते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी और मंगल के बीच में क्या पाए जाते हैं, पृथ्वी के मंगल के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इनका क्रम क्या है, ऐसे याद रखेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। कैसे याद रखेंगे,
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। अगर बात करी जाएगी, इसमें पूछा जाता आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो ये भी आप लोग जान लीजिए, अति महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्षुद्र ग्रह के पहले जो ग्रह पाए जाते हैं उनको कहते हैं आंतरिक। क्षुद्र ग्रह के जो पहले ग्रह पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। जी, इसमें कौन कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और क्षुद्र ग्रह के जो बाद में पाए जाते हैं, जो कि सूर्य से बहुत ही दूरी पर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के जो बाद ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरीके से आप लोगों को चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। बताएंगे सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, सिलवासा किसकी राजधानी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी सिलवासा की, तो सिलवासा किसकी राजधानी है, सिलवासा किसकी राजधानी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सिलवासा किसकी राजधानी, लक्षद्वीप की, दादरा एवं नागर हवेली की, दमन एवं दीव की, अरुणाचल प्रदेश की। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, सिलवासा किसकी राजधानी है, तो सिलवासा दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो सिलवासा दादरा तथा नागर हवेली की राजधानी क्या है, दादरा तथा नागर हवेली की राजधानी। इसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो दादरा तथा नागर हवेली की राजधानी अब जो है क्या है, दादरा एवं नागर हवेली, और इसमें दमन द्वीप, ये सब एक में कर दिए गए हैं, ये सब एक में कर दिए गए हैं। अब नवीनतम जो आपके राज्य हैं, राज्य की व्यवस्था के अनुसार अगर दोस्तों देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अब दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी पहले सिलवासा थी, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, तो वर्तमान समय में दादरा तथा नागर हवेली की राजधानी है दमन। क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, दमन है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और उनकी राजधानी आप लोग देख लेंगे, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। आपका है जम्मू, जम्मू आपका केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर दोनों अलग कर दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर एक में है। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर बात की जाएगी जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू श्रीनगर। क्या है, जम्मू श्रीनगर इसकी राजधानी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू श्रीनगर, और लद्दाख की अगर बात की जाएगी तो लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी है क्या है, लेह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों आपके क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जम्मू कश्मीर एक आपका राज्य था, क्या था, राज्य था, और उसे जो है इसमें राज्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कब डिवाइड किया गया था, 31 अक्टूबर 2019। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया। अनुच्छेद 370 को पूरी तरीके से हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, और जिसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है, और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, सभी दोस्त याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास के लिए उपयुक्त है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत में कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है काली मिट्टी, जिसे हम लोग ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाएगी काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों किस नाम से जानते हैं,
रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं। और यह जो है किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए दोस्तों उपयुक्त होती है। कपास, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, जिसलिए इसे क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी, कपासीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपासीय मिट्टी कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है और जिसका क्या होता है, अपक्षयन, अपक्षयन होने के कारण यह मिट्टी में जो है समा जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी में धारण किसकी क्षमता बढ़ जाती है, जल को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। ठीक है, वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी कहते हैं जल धारण क्षमता। तो जो ज्वालामुखी का जो उद्गम होता है, जिससे लावा बाहर निकल के आता है और उसके कारण जो है यह मिट्टी में मिल जाता है, और मिलने के कारण इसमें जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए यह कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर बात की जाएगी दोस्तों कपास की, तो कपास को किस नाम से जानते हैं, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड के नाम से किस फसल को जानते हैं, तो व्हाइट गोल्ड की अगर बात करी जाएगी तो व्हाइट गोल्ड के नाम से कपास को जानते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और कपास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कपास का उत्पादन, कपास के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है बताएंगे। तो अगर बात की जाएगी कपास से उत्पादन की कौन सी क्रांति है, तो व्हाइट गोल्ड क्रांति है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है TIRPS किसके साथ जुड़ा हुआ है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। अगर बात की जाएगी TIRPS की, दोस्तों अगर बात की जाएगी TIRPS की, तो TIRPS किसके साथ में जुड़ा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो अगर बात की जाएगी TIRPS, तो TIRPS जो है बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। TIRPS ध्यान रखेंगे, TIRPS इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ध्यान रखेंगे। इसका जो है संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन जो है WTO के द्वारा किया जाता है। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा किया जाता है, अगर बात की जाएगी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका जो है संचालन कौन करता है, तो दोस्तों इसका संचालन WTO के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से सभी दोस्त समझ सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO की अगर बात की जाएगी विश्व व्यापार संगठन कहते हैं इसको। अगर बात करी जाएगी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में इसकी अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन चुनी गई है, तो इनकी अध्यक्ष चुनी गई है नागोजी ओंकाजी इवेला। नाम याद रखेंगे, नागोजी ओंकाजी इवेला इसकी अभी हाल ही में अध्यक्ष चुनी गई हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और WTO के द्वारा क्या किया जाता है, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन सा केंद्र है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वितरण का केंद्र होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका सही आंसर क्या है, तो वर्ष 2003 में तंबाकू और सिगरेट अधिनियम बनाया गया।
सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्ष 2003 में बनाया गया। अगले जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ में जुड़ा हुआ था? क्रमवाचक उपागम, गणनावाचक उपागम, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की अगर बात करी जाएगी तो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु में क्या होता है, जब कोई वस्तु या सेवा में इकाई उपभोग में, ध्यान रखेंगे, जब किसी वस्तु या फिर सेवा में उपभोग में इकाई की वृद्धि होने पर क्या होता है, वृद्धि होने पर जो लाभ प्राप्त होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत का संबंध किससे है? क्रमवाचक उपागम और गणनावाचक उपागम से इसका संबंध है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सही आंसर क्या होगा। 1 रुपए के नोट, ध्यान से देखेंगे, 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के को जारी करने का प्राधिकार किसके पास होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के को जारी करने का प्राधिकार किसके पास में होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, या फिर राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी 1 रुपए के नोट और सिक्कों का, ठीक है, सिक्कों को जारी करने का प्राधिकार किसके पास होता है? तो वित्त मंत्रालय के पास होता है। वित्त मंत्रालय के पास होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्रालय के पास होता है। अगर बात करी जाएगी 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो 1 रुपए के नोट पर दोस्तों अगर बात करी जाएगी वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है यहाँ, और वित्त सचिव इस पर हस्ताक्षर होती है। किसकी हस्ताक्षर होती है? वित्त सचिव की हस्ताक्षर होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वित्त सचिव। वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है, तो पी.वी. सोमनाथन है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पी.वी. सोमनाथन। पी.वी. सोमनाथन दोस्तों वर्तमान समय में वित्त सचिव हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उससे पहले हम लोग आरबीआई के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आरबीआई के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी आरबीआई की, तो आरबीआई की बात करी जाएगी तो आरबीआई के बारे में आप क्या समझते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना जो है किसके कमीशन के सिफारिश पर हुई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पर हुई थी, तो इसका जो गठन है हिल्टन सिफारिश पर हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से। तो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1921 में जो है 1921 में रिपोर्ट दी गई थी। 1921 में क्या हुआ था? इसका जो है हिल्टन यंग कमीशन का जो है गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। अगर बात की जाएगी इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी, तो 1924 में दोस्तों इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। 1924 में इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा। अगर बात करी जाएगी दोस्तों आरबीआई एक्ट कब आया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आरबीआई एक्ट जो है यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर 1934 में आया। कब आया? 1934 के एक्ट को यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा आरबीआई एक्ट लाया गया। आरबीआई एक्ट की अगर बात की जाएगी तो आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की क्या करी गई? आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कब हुई? तो
तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाएगी इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो अगर बात की जाएगी आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर बात करी जाएगी दोस्तों आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें समझते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आरबीआई की अगर बात करी जाएगी तो आरबीआई जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में था। और अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में मुख्यालय मुंबई में है। अगर बात की जाएगी आरबीआई की दोस्तों, तो आरबीआई को क्या कहा जाता है? तो आरबीआई को दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का पप्पा कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो दोस्तों बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहते हैं। किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई के लोगो क्या है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आरबीआई का लोगो क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आरबीआई के लोगो में क्या है? तो आरबीआई के लोगो में एक बाघ का चित्र है और ताड़ का पेड़ है। ताड़ के पेड़ अंकित हैं, ताड़ के पेड़ अंकित हैं और एक बाघ का चित्र है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आरबीआई के अंतर्गत। अगर बात करी जाएगी दोस्तों आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में और आप क्या जानते हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करी जाएगी, तो आरबीआई के बताएंगे पहले गवर्नर कौन थे। अगर बात की जाएगी आरबीआई के गवर्नर की अगर बात करी जाएगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो अगर बात की जाएगी पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सर ओसबॉर्न स्मिथ 1935 से 37 तक ये बने रहे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये पहले अंग्रेज गवर्नर थे जो ये बने थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, तो ये विदेशी गवर्नर थे, अंग्रेज थे। अगर बात करी जाएगी पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख थे। और साथ ही साथ में सर सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे और ये तीसरे नंबर के गवर्नर थे, तीसरे नंबर के, थर्ड नंबर के क्या थे? गवर्नर थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सर सीडी देशमुख। अगर बात की जाएगी दूसरे नंबर के गवर्नर कौन थे, तो दूसरे नंबर के गवर्नर जो थे जिनका नाम था जेम्स टेलर। क्या नाम था? जेम्स टेलर थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दूसरे नंबर पे। और सीडी देशमुख की अगर बात की जाएगी दोस्तों, सीडी देशमुख की, तो सीडी देशमुख कौन थे? तो सीडी देशमुख जो थे ये पहले भारतीय गवर्नर होने के साथ साथ में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर भी कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर भी सीडी देशमुख थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों वर्तमान समय में गवर्नर कौन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 25वें क्रम के गवर्नर कौन हैं? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो वर्तमान समय में 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नाम याद रखेंगे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी आरबीआई का, तो आरबीआई का कार्य क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आरबीआई का कार्य क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आरबीआई के कार्य की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो आरबीआई का कार्य होता है नोटों का निगमन करना। नोटों का निगमन करना किसका काम है? तो दोस्तों नोटों का निगमन करना जो है आरबीआई का काम है। अगर बात करी जाएगी आरबीआई के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो नोटों पर हस्ताक्षर की अगर बात करी जाएगी तो नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के। किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
और 1 रुपए के नोट तथा सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं, जो कि वर्तमान समय में कौन है? पीवी सोमनाथन। और आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई का कार्य है मुद्रा जारी करना। ठीक है, मुद्रा जारी करना किसका काम है? तो मुद्रा का जारीकरण ये कार्य है आरबीआई का। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। फटाफट से बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब बनाया गया है? बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे देख रहे हैं आज के सेशन को, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर सन 1945 को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगर बात की जाएगी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करी जाएगी जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसके कितने सदस्य थे? तो स्टार्ट जब हुआ था ये, तो इसके कितने सदस्य थे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जब यह स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो इसके मात्र 51 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। लेकिन अगर बात करी जाएगी वर्तमान समय में यूएनओ में कितने देश सम्मिलित हैं, इसके सदस्य कितने हैं? तो 193 देश यूएनओ में शामिल हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, डेट याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945। अगर बात करी जाएगी दोस्तों यूएनओ की अगर बात करी जाएगी यूएनओ की, ध्यान से देखेंगे। अगर बात की जाएगी यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है किस के राष्ट्रपति के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, नाम याद रखेंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कार्यकाल में इनकी स्थापना हुई। और इसका मुख्य कारण क्या था? तो विश्व युद्ध को शांत कराना इसका मुख्य कार्य था। द्वितीय विश्व युद्ध को शांत कराना इसका मुख्य कार्य था। और इसमें वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। अगर बात करी जाएगी 193वां देश कौन सा है? तो 193वां देश कौन सा है? जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। क्या नाम है? दक्षिणी सूडान इसका नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दक्षिणी सूडान। अगर बात की जाएगी इसके ध्वज पर कौन सा चित्र अंकित है, तो ये पूछा गया आपके एग्जाम में। तो यूएनओ के ध्वज पर कौन सा चित्र अंकित है? तो 2 जैतून की पत्तियों के बीच में बना विश्व का मानचित्र। ध्यान रखेंगे 2 जैतून की पत्तियों के मध्य, 2 जैतून पत्तियों के मध्य बना विश्व का मानचित्र। बना क्या? विश्व का मानचित्र। 2 जैतून की पत्तियों के बीच बना हुआ विश्व का मानचित्र। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों यूएनओ के कितने अंग है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे यूएनओ के कितने अंग हैं। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी यूएनओ की, ध्यान से देखेंगे, अगर बात करी जाएगी यूएनओ की, तो यूएनओ के वर्तमान समय में कितने अंग हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने अंग हैं, सभी दोस्त बताएंगे। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने अंग हैं? तो अगर बात की जाएगी अंग की, तो इसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और 6 के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका एक पूरा संगठन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आने वाला है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। ये हमारी मैराथन क्लास है, आपको भागना नहीं है, डटना है और जीत कर दिखाना है। उन सभी को जिन्हें लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को करके दिखाना है। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे इस सेशन में और हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताने वाले। पिछली क्लासेज में हमने हिस्ट्री और जो है
पॉलिटी के बारे में डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद में अब जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में ध्यान से देखेंगे। तो अगर बात की जाएगी यूएनओ के कितने अंग हैं, तो दोस्तों यूएनओ के 6 अंग हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं देखेंगे, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। पहला अंग है आपका महासभा, ध्यान से देखेंगे, महासभा, प्रन्यास परिषद, महासभा प्रन्यास परिषद, नाम याद रखेंगे, ऐसे पूछा जा सकता है यूएनओ का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। और आपके कौन से हैं, और है आपका एक सचिवालय, कौन सा है, सचिवालय, और आपका है सामाजिक व आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद, और एक है आपका सुरक्षा परिषद, ध्यान रखेंगे, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तो ये 6 अंग किसके हैं, ये 6 अंग यूएनओ के हैं सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें महासभा के बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। महासभा के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो महासभा की अगर बात करी जाएगी तो इसमें भी कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें भी 193 सदस्य देश हैं सभी दोस्त, ध्यान रखेंगे। और महासभा को लघु संसद के नाम से जानते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया लघु संसद के नाम से किसे जानते हैं, तो लघु संसद के नाम से महासभा को जानते हैं। अगर बात करी जाएगी इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 साल का कार्यकाल होता है। अगर बात की जाएगी इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, पहली भारतीय महिला कौन अध्यक्ष बनी थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, नाम याद रखेंगे, विजया लक्ष्मी पंडित। अगर बात करी जाएगी दोस्तों प्रन्यास परिषद की, तो प्रन्यास परिषद के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी प्रन्यास परिषद की दोस्तों, तो प्रन्यास परिषद की अगर बात की जाएगी तो प्रन्यास परिषद में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों इसमें 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं। अगर बात की जाएगी ये किसके जो है किसके लिए कार्य करता है, तो जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश हैं, विकासशील देश है दोस्तों, और उनका शोषण रोकने के लिए, उनका क्या, शोषण को रोकने के लिए प्रन्यास परिषद जो है कार्य करता है। अगर बात करी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा भारत कैसा देश है, विकसित देश है या फिर विकासशील देश है, तो आपको पता होना चाहिए भारत जो है विकासशील देश है, विकासशील देश है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी विकसित देश कौन से हैं, तो विकसित देश जैसे कि आपका हो गया चाइना हो गया, तो चाइना आपका विकसित देश है, और आपका अमेरिका आपका विकसित देश है, ये सब डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन आपका इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सभी कैसे देश हैं, विकासशील देश हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करी जाएगी, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाएगी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो द हेग में है। कहाँ पर है, द हेग में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, द हेग नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज काम करते हैं, तो इसमें टोटल 15 जज होते हैं। कितने, 15 जज होते हैं। और जज का कार्यकाल कितना होता है, तो समय सीमा या फिर कार्यकाल की बात करी जाएगी तो जज का कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में भारत का कौन सा जज जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य है, बताएंगे। तो दलवीर सिंह भंडारी है, नाम याद रखेंगे, दलवीर सिंह भंडारी की अगर बात की जाएगी, जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य हैं। दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी याद रखेंगे। अगला जो है अगर बात की जाएगी दोस्तों सचिवालय की, तो सचिवालय के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी सचिवालय किसके अधीन काम करता है, तो दोस्तों सचिवालय महासचिव के अधीन कार्य करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल,
और अगर बात की जाएगी पहले महासचिव कौन है, सचिवालय के पहले महासचिव कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहले महासचिव कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो त्रिगवेनी, नाम याद रखेंगे, त्रिगवेनी, और किस देश के थे, नॉर्वे देश के थे। अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में महासचिव कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वर्तमान समय में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, नाम याद रखेंगे, एंटोनियो गुटेरस। इसी तरीके से हम आपका करंट अफेयर भी तैयार करवा रहे हैं। तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान समय में सचिव हैं, महासचिव हैं, और ये किस देश के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पुर्तगाल के हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इससे पहले मैं आपको एक और आपका पॉइंट छूट गया है, उसके बारे में हम लोग आपसे चर्चा कर लें, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वो है आपका सुरक्षा परिषद दोस्तों। अगर बात की जाएगी सुरक्षा परिषद की, ध्यान से देखेंगे, सुरक्षा परिषद दोस्तों, बात करी जाएगी सुरक्षा परिषद, जिसे हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। बात करी जाएगी जब सुरक्षा परिषद की, तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद को ही दोस्तों क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद को कहते हैं। अगर बात की जाएगी इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, और 5 सदस्य क्या होते हैं, 5 सदस्य स्थायी, 5 स्थायी। टोटल अगर बात की जाएगी कुल कितने होते हैं, तो कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 सदस्य जो अस्थायी होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो हर एक सदस्य का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य देश, 5 स्थायी सदस्य देश को क्या कहते हैं, वीटो पावर वाले देश। क्या कहते हैं, इनके पास एक विशेष शक्ति होती है, वीटो पावर की शक्ति जिसे कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग निषेधाधिकार कह सकते हैं, निषेधाधिकार। अगर पूरे जो है, अगर बात की जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 193 देशों में से आधे से अधिक देश भी अगर जो है किसी के एक निर्णय के पक्ष में है, लेकिन अगर इन 5 वीटो पावर वाले कंट्रीज के देश का अगर एक भी देश जो है वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, तो वो जो है आपका नियम या वो जो प्रस्ताव होगा वो नहीं माना जाएगा। अगर बात की जाएगी वीटो पावर के 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं, तो इसके याद करने की एक ट्रिक है, जिसके सहायता से हम लोग इसे याद करेंगे। इसकी एक ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग याद करेंगे। तो ट्रिक है रूस का फेस, नाम याद रखेंगे, रूस का फेस। इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसकी ट्रिक है रूस का फेस, रूस का फेस, जिसकी सहायता से हम लोग याद रखेंगे। तो रूस से हमारा हो गया रूस, और फेस में आपके एक एक लेटर से समझेंगे। एफ से हमारा हो गया फ्रांस, ए से हमारा हो जाएगा अमेरिका, ए से हो जाएगा अमेरिका, सी से हमारा हो जाएगा चाइना, क्या हो जाएगा, चाइना या फिर चीन जिसे कहते हैं, और ई से हमारा हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 5 देश वीटो पावर वाले देश है, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, अति महत्वपूर्ण है सभी दोस्तों के लिए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। कैंडिडेट का 21 वर्ष होना अनिवार्य है। लेकिन मतदान करने की अगर बात करी जाएगी, अगर आप मतदान करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वैसे तो 18 थी। मतदान करने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी थी, 18 वर्ष। लेकिन अभी हाल ही में इसको घटाकर कितने करने की वर्ष घोषणा की गई, तो इसे कम करके कितने वर्ष करने की घोषणा की गई है, 17 वर्ष कर देने की घोषणा की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है,
भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, किस मामले में दिया है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती मामले में। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीय मामले में दिया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्त करने की व्यवस्था करता है, कौन करता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय संविधान तथा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान तथा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की व्यवस्था कौन करता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे, एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यह कौन निश्चित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यह कौन निर्धारित करता है, निश्चित करता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को कहते हैं स्पीकर, स्पीकर कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह निर्धारित करता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है। अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्तमान समय में कौन है? ओम बिरला है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कौन है? ओम बिरला। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सभी लोग इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है, और शरीर को इस तरह उपयोग करना ही क्या कहलाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो शरीर का इस तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है? तो बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और इस तरह से क्या होता है, और इस तरीके से उसे उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इस तरीके से उपयोग करना दोस्तों संवाहक कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाहक कहलाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संवाहक। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है, जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र क्या होता है? खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं या बंद होते हैं, या फिर प्रभावित होते हैं? जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब जो रंध्र होते हैं वह खुल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति है, बताएंगे। विरामावस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट सामान्य गति क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सामान्य गति क्या होती है? तो विरामावस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन की सामान्य गति होती है 12 से 18 प्रति मिनट, 12 से 18 प्रति मिनट। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव नियम के लिए। किसके लिए सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे, किसके लिए सम्मानित किया गया? तो इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव नियम के लिए सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और किस सन में किया गया? 1901 में, 1921 में, ध्यान रखेंगे, 1901 नहीं, 1921 में, 1921 में इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होते हैं, बताएंगे। एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव
होगा? कैसा होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी उन दोस्तों को फायदा मिल सके जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के क्लास को जरूर शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना विलावास्का ने जीता, और वह किस देश की हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात करी जाएगी कैरोलिना विलावास्का की, तो कैरोलिना विलावास्का 2021 की मिस वर्ल्ड की विजेता है, पोलैंड देश की रहने वाली हैं कैरोलिना विलावास्का। अगर बात की जाएगी अभी हाल ही में जो है 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा चंडीगढ़ की क्या नाम है? हरनाज संधू। हरनाज संधू ने यह पुरस्कार जीता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हरनाज संधू। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2022 में किस देश ने भारत में अगले 5 वर्षों में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 3.2 लाख करोड़ करने की सहमति जताई है? दोस्तों इसका सही आंसर है, किस देश ने सहमति जताई है? तो जापान इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगले इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? 3000 एकड़ की भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में से निम्न में से किस देश ने भारत में अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी वर्ष 2022 में निम्न में से किस देश किस सम्मान से देश के भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की मूल कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बाईजूस। बाईजूस के द्वारा फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप जो है हासिल की गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2022 को सतह से सतह पर वार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहाँ परीक्षण किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मार्च 2022 को सतह से सतह पर वार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहाँ पर परीक्षण किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पर इसका परीक्षण किया गया, सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो ऐसी कौन सी विधानसभा है जो पेपरलेस विधानसभा, पहली भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नागालैंड। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहली पेपरलेस विधानसभा कहाँ पर बनी है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नागालैंड। अगर बात की जाएगी दोस्तों पहली अगर कोई चीज़ है तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए। सभी जानते हैं पहला वाला सब मामला बहुत ही जरूरी और इम्पॉर्टेंट होता है सबके लिए। फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहले की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, अगर बात की जाएगी पहले की, ध्यान से देखेंगे, अगर बात की जाएगी पहले की, तो पहले की अगर बात करी जाएगी तो फटाफट से बताएंगे पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया गया? बताएंगे पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला हेली हब। तो पहला हेली हब की अगर बात करी जाएगी तो पहला हेली हब जो है गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
पहला हेली हब, तो पहला हेली हब अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा पे। अगर बात की जाए गुरुग्राम हरियाणा की, तो वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर की स्थापना, पहला वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर, पहला वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई, तो पहला वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर की स्थापना भी दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम हरियाणा में पहले पीस ऑफ सेंटर की स्थापना की गई है। अगर अब बात की जाएगी पहला ग्रेन एटीएम, बात करी जाए, पूछा जाए आपसे पहला ग्रेन एटीएम, तो पहला ग्रेन एटीएम की खोज कहाँ पर की गई है, तो पहले ग्रेन एटीएम की खोज भी पहले ग्रेन एटीएम की स्थापना भी कहाँ पर हुई है, अनाज एटीएम की स्थापना भी गुरुग्राम हरियाणा में हुई। अगर बात की जाएगी पहली, गुरुग्राम हरियाणा की पहली महिला आयुक्त, पुलिस आयुक्त कौन बनी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है गुरुग्राम हरियाणा में। अगर बात की जाएगी कला रामचंद्रन, नाम याद रखेंगे, कला रामचंद्रन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर के। कला रामचंद्रन की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो पहली महिला पुलिस आयुक्त हैं। पहली महिला पुलिस आयुक्त कहाँ की बनी है, तो पहली महिला पुलिस आयुक्त कहाँ की बनी है, गुरुग्राम हरियाणा की बनी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी कि पहला इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इग्लू कैफे की अगर बात करी जाएगी, तो इग्लू मतलब बर्फ का बना हुआ घर, बर्फ का बना हुआ घर, जहाँ पर आप नौकरी, जो आपको जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आप अपने बाबू सोना के साथ में टहलने जाएंगे, ठीक है। तो इग्लू कैफे की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो इग्लू किसे कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं बर्फ के बने घर को, क्या कहते हैं, बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं, बर्फ के बने घर को कहते हैं इग्लू। इग्लू कुछ इस तरीके का होता है, सभी दोस्तों ने देखा होगा, बर्फ से बना हुआ घर होता है और जिसमें एक छोटा सा गेट होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में बना है। कहाँ पर बनाया गया, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी इसके निर्माणकर्ता कौन है, इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो वसीम शाह हैं, नाम याद रखेंगे, वसीम शाह इसके निर्माणकर्ता हैं। और ये दुनिया का पहला बर्फ पर बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कैफे कौन सा है, इग्लू कैफे है। तो इग्लू कैफे, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर है, बताएंगे, पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पहले ओपन रॉक संग्रहालय की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में है, हैदराबाद। और हैदराबाद की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की अगर बात करी जाएगी तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों तेलंगाना की स्थापना 2 जून सन 2014 को हुई थी। कब हुई थी, तेलंगाना की स्थापना की अगर बात करी जाएगी तो 2 जून सन 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर नया प्रदेश बना था, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। अगर बात की जाएगी, हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन अब वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, फटाफट से बताएंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, नवीनतम राजधानी क्या है, अमरावती है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों, अगर बात करी जाएगी भारत का अगर बात करी जाएगी, पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया। इसके पहले हमने अपने प्रैक्टिस सेट में बताया आपको, लेकिन अति महत्वपूर्ण है, पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहला अल्कोहल म्यूजियम की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो ये गोवा में खोला गया। वही गोवा, जी हाँ दोस्तों, वही गोवा, ध्यान रखेंगे, जहाँ पर क्या हुआ था, वही गोवा है ये, जहाँ पर यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर बताया गया है, जिसे
किसके द्वारा बताया गया है? तो ध्यान रखेंगे गूगल द्वारा बताया गया है। यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला शहर बताया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गोवा। और गोवा साथ ही साथ में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य है। ध्यान रखेंगे हर घर जल प्रमाणन, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य भी कौन सा है? गोवा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों भारत की, तो अगर बात की जाएगी भारत में वर्ल्ड पीस ऑफ सेंटर कहां पर खुला? तो मैंने आपको बताया भी कहां पर खुला है, गुरुग्राम हरियाणा में खुला। कहां पर खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। अगर बात करी जाएगी अभी हाल ही में भारत की कौन सी जो है, भारत की जो है कौन सी सुरंग जो है, भारत की कौन सी सुरंग जो है जिसे वर्ल्ड ऑफ गिनीज में शामिल किया गया है? दुनिया की सबसे लंबी सुरंग। तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन बन गई है? तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बताएंगे कौन सी बनी है? दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनी है अटल सुरंग। अटल सुरंग दोस्तों बनी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहाँ पर पड़ता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों तैयारी सूचकांक की, तो तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गुजरात शीर्ष पर रहा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों गुजरात की, दोस्तों अगर बात करी जाएगी गुजरात की, तो गुजरात जो है तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात शीर्ष पर रहा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो पहला हरित औद्योगिक शहर दोस्तों गुजरात है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो पहला हरित औद्योगिक शहर गुजरात है। अगर बात की जाएगी दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो पहला पेपरलेस बजट की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के द्वारा पेश किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के द्वारा पेश किया गया। एकदम करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तैयारी सूचकांक में गुजरात है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है मार्च 2022 में शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर का उद्घाटन किया है? बताएंगे किस शहर में उद्घाटन किया है, किस शहर का उद्घाटन किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मार्च 2022 में शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कोलकाता। कोलकाता दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी कोलकाता एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाएगी दोस्तों कोलकाता की, दोस्तों अगर बात करी जाएगी कोलकाता की, तो जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो ध्यान रखेंगे जैव विविधता रजिस्टर, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? कोलकाता बना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पहला मेट्रो शहर कौन बना है? कोलकाता। अगर बात करी जाएगी दोस्तों मुंबई, तो मुंबई के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मुंबई की अगर बात करी जाएगी तो दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा व्यस्त शहर कौन सा है? तो दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा व्यस्त शहर कौन सा है? सबसे ज़्यादा 5वां व्यस्त शहर है मुंबई। और भारत का पहला सबसे ज़्यादा व्यस्त शहर कौन सा है? भारत का पहला ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत का पहला ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी पहली जलमग्न सुरंग कहाँ पर स्थापित करी गई है? पहली जलमग्न सुरंग, पहली जलमग्न
पहली जलमग्न सुरंग कहाँ पर बनाई गई है? तो पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में बनाई गई है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम के लिए, यूपी डबलएससी पेड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण हैं, कहीं नहीं कहीं आपको आपके सेट में जरूर देखने को मिलेंगे। और हमारे पांचों मैराथन को आप लोग जरूर देखेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि इसमें हमने हर एक जो है टॉपिक के बारे में विशेष तरीके से डिस्कस किया है। कम समय में ज़्यादा कुछ बताने की आपको कोशिश की है, और इसमें सबसे ज़्यादा यूनिक कंटेंट आपको हमारे इस 5 मैराथन में आपको मिलने वाला है। और इससे कहीं हटके आपको जीके जीएस में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखेंगे, 13 अक्टूबर को शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। करंट अफेयर की महा मैराथन क्लास में 500 क्वेश्चन, जनवरी माह से सितंबर माह तक बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी को नस्ते नाबूद करने वाले हैं हम। तो फटाफट से आप सभी लोग इस बात को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों को इस क्लास में जरूर इनवाइट करेंगे। तो आज का जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के तहत भारत ने हाल ही में श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1 बिलियन डॉलर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसके स्थापना के साथ में आई है? तो इसमें बड़ी सफलता किसके स्थापना के साथ में आई? अगर बात की जाएगी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाएगी तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के स्थापना से इसमें बहुत ही क्या आई है, इसमें स्थापना के साथ में इसमें बड़ी सफलता आई है। अगर बात की जाएगी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की अगर बात करी जाएगी तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या है? तो एक प्रसिद्ध ये क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ये एक प्रसिद्ध स्लाइडर गिटार वादक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, युगांडा की राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, युगांडा की राजधानी क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। युगांडा देश की राजधानी क्या है दोस्तों? युगांडा देश की राजधानी है कंपाला। कंपाला है युगांडा की राजधानी। अगर बात करी जाएगी इस देश के दक्षिणी भाग में क्या है? युगांडा। ध्यान रखेंगे युगांडा। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। और युगांडा के दक्षिणी भाग में कौन सी झील पाई जाती है? तो युगांडा के दक्षिणी भाग में कौन सी झील पाई जाती है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसके दक्षिणी भाग में विक्टोरिया झील पाई जाती है। कौन सी? विक्टोरिया झील पाई जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विक्टोरिया झील। बात करी जा रही है दोस्तों राजधानी की। राजधानी की अगर बात करी जाएगी तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनकी राजधानी क्या है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगर बात की जाएगी इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी अभी हाल ही में नई राजधानी बनेगी। पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, लेकिन अभी हाल ही में इसकी राजधानी क्या कर दी गई है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राजधानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि राजधानी से संबंधित एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेट एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों राजधानी से संबंधित प्रश्न है आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाएगी राजधानी की, तो राजधानी की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे अभी हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी क्या? इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, लेकिन अब क्या हो गई कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इंडोनेशिया की वर्तमान समय में राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इंडोनेशिया की अब राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इंडोनेशिया के पहले राजधानी थी जकार्ता, लेकिन जकार्ता से अब इसकी राजधानी क्या कर दी गई है? नूसनतारा। दोस्तों ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नूसनतारा। अगर बात की जाएगी ईरान, तो दोस्तों बताएंगे ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी क्या है?
तेहरान है दोस्तों। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। अगर बात की जाएगी नॉर्वे की दोस्तों, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। और नॉर्वे की मुद्रा क्या है? स्टार्लिन। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टार्लिन किस देश की मुद्रा है? तो नॉर्वे की स्टार्टिंग क्या है? सॉरी, नॉर्वे की क्या है? तो नॉर्वे की जो है स्टार्लिंग क्या है बताएंगे। नॉर्वे की स्टार्लिंग क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी स्टार्लिंग इसका क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाएगी नॉर्वे की दोस्तों, तो एक बार ध्यान से देखेंगे नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। ओस्लो, ओस्लो। और इसकी राजधानी, इसकी जो है मुद्रा क्या है? तो इसकी नवीनतम मुद्रा क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नवीनतम मुद्रा क्या है नॉर्वे की? तो नवीनतम मुद्रा की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो नॉर्वे की नवीनतम मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर। क्या है? नॉर्वेजियन डॉलर है इसकी मुद्रा, नॉर्वेजियन डॉलर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। कोपनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है। अगर बात की जाएगी आपसे स्वीडन की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम से आपको कुछ याद आया? स्टॉकहोम वही स्टॉकहोम है जहां पर 1972 में पर्यावरण का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? पहला पर्यावरण सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो पहला पर्यावरण सम्मेलन जो है स्टॉकहोम में हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहला पर्यावरण सम्मेलन कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मुद्रा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी क्या है? मुद्रा है। अगर बात करी जाएगी भूटान की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आप भारत का पड़ोसी देश भूटान, इसकी राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? और साथ ही साथ आप लोग बता दीजिए कि म्यांमार की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। म्यांमार की राजधानी क्या है? अगर बात की जाएगी भूटान की, तो भूटान की राजधानी है दोस्तों थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और इसकी मुद्रा क्या है? नग्युल्टम। नग्युल्टम इसकी मुद्रा है। अगर बात की जाएगी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा क्या है? टक्का। म्यांमार की राजधानी क्या है? न्यापीताओ। क्या है? न्यापीताओ। ठीक है। अगर बात की जाएगी म्यांमार की मुद्रा क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो म्यांमार की मुद्रा है रुपया। क्या है? म्यांमार की मुद्रा है रुपया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? दोस्तों यूक्रेन अभी हाल ही में बहुत चर्चा में बना हुआ देश है, तो यूक्रेन के बारे में आपको जानना अति महत्वपूर्ण है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव राजधानी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसकी मुद्रा क्या है? रेवेन्या। रेवेन्या इसकी मुद्रा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रेवेन्या। क्यूबा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी है हवाना। ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगी रूस की राजधानी क्या है? तो दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं इनके कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है इसकी राजधानी क्या है। तो आप लोगों को आशा करते हैं सभी समझ में आ गया होगा। अगर बात की जाएगी इराक, तो दोस्तों इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। और इसकी मुद्रा क्या है? इराकी दीनार है। दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या मुद्रा है? इराकी दीनार है। और वियतनाम की राजधानी क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया वियतनाम। दोस्तों तो वियतनाम की अगर बात की जाएगी तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं
किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1928, 1928 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल HIL का पूर्ण रूप क्या है? तो HIL का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग HIL का पूर्ण रूप है हॉकी इंडिया लीग। अगर बात की जाएगी इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना दोस्तों हॉकी इंडिया लीग की स्थापना सन 2013 में नई दिल्ली में की गई। कहां पर? नई दिल्ली में की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। अगर बात की जाएगी वन महोत्सव, जिसका अर्थ है पेड़ों का त्योहार, भारत में जुलाई माह के किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो जुलाई माह के किस सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में दोस्तों वन महोत्सव मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और वन महोत्सव की स्टार्टिंग कब से की गई थी? तो 1960 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1960 से इसकी शुरुआत किसने की थी? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। नाम याद रखेंगे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने किसकी क्या की थी? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वन इंडियन गर्ल की अगर बात की जाएगी तो इसके लेखक है चेतन भगत। दोस्तों चेतन भगत वन इंडियन गर्ल लेखक हैं। अगर बात की जाएगी चेतन भगत की, तो चेतन भगत जो है भारत के अभी नवीनतम जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित क्या है लेखक है, बहुत ज़्यादा मतलब विख्यात लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। और इनकी अन्य रचनाएं क्या सी हैं? तो वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ध्यान से याद रखेंगे। वन नाइट एट द कॉल सेंटर ये किसकी है? तो ये भी आपकी चेतन भगत की है। वन इंडियन गर्ल, वन नाइट एट द कॉल सेंटर ये भी है। अगला है तीसरा मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। क्या है? मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ध्यान रखेंगे। मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किसकी है? चेतन भगत की। और इनकी एक और अति विख्यात बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे हम लोग हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं। और ये जो है मूवी के जो है कहानियाँ भी लिखते हैं। मूवी के लिए जो है ये अपना उपन्यास लिखते हैं। और जो इनकी कहानियाँ हैं, इनकी पुस्तकें जो हैं, ये जो है उसका थीम जो है सब कुछ तैयार करते हैं। चेतन भगत की अगर बात की जाएगी तो मूवी में लेखक का कार्य इन्होंने किया है। और इनकी बहुत सारी मूवीज़ भी हैं जो इनकी कहानियों पर आधारित हैं। ठीक है, तो वन नाइट द कॉल सेंटर, मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है चेतन भगत। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता। दोस्तों इंसान पहुंचे या ना पहुंचे, अंतरिक्ष में कुत्ते पहुंच चुके हैं, ध्यान रखेंगे। तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता कौन था कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से। तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहले कुत्ता का नाम है लाइका। क्या किस्मत रही होगी दोस्तों, लाइका। इसका जो है ये कहाँ का कुत्ता है? तो रूस में इसका जन्म हुआ। एकदम ध्यान रखेंगे। तो रूस में इसका जन्म हुआ, लाइका इसका नाम है। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहले कुत्ता कौन सा है? तो पहला कुत्ता जिसका नाम है लाइका, और किस देश का है? रूस का कुत्ता है। ध्यान रखेंगे। रूस की अगर बात की जाएगी तो इसकी राजधानी है मॉस्को। इसकी मुद्रा क्या है? तो रूबल इसकी मुद्रा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। रूबल इसकी मुद्रा है। अगर बात की जाएगी रूस की दोस्तों, तो रूस के में वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो रूस में वर्तमान समय में राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लाइका रूस का कुत्ता है जिसने पहली बार जो पहला कुत्ता है जो कि अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला पहला कुत्ता है दोस्तों। अगर बात करी जाएगी लाइका की, तो इसका वजन कितना है? तो 5 kg का कुत्ता है दोस्तों। वजन से कोई संबंध नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था?
भारत में सबसे पहले किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह की अगर बात की जाएगी तो इसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। हिंसेस एरिना में जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताएंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हिंसेस एरिना में जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है, प्रकृति नायक, साक्षी मलिक, अरुणा बुड्डा रेड्डी या फिर दीपा कर्माकर। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हैदराबाद की रहने वाली अरुणा बुड्डा रेड्डी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो हिंसेस एरिना में आयोजित होने वाली जिम्नास्टिक विश्व कप में ये पहली जिम्नास्ट है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं जिम्नास्ट कहते हैं, थोड़ा जो है वर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे हमारे सेशन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 13 अक्टूबर अगर आप अपने पेट एग्जाम में करंट अफेयर में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो जनवरी से जून माह तक, दोस्तों ध्यान रखेंगे, जनवरी से जून माह तक का संपूर्ण करंट अफेयर, दोस्तों संपूर्ण करंट अफेयर का निचोड़ कर बात करी जाएगी तो इसकी महा मैराथन क्लास आपके आने वाली है, जिसमें हमने 500 एकदम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयनित किया है जो कि आपके सामने लाने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर देखेंगे। आप सभी लोगों का उस क्लास में अभी से हमारी तरफ से तहे दिल से स्वागत है और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट जरूर करेंगे। डेट याद रखेंगे, 13 अक्टूबर को शाम को 8 बजे मिलते हैं और धुआं करते हैं करंट अफेयर का। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर हर बार जो कहता हूँ एक बार फिर से वही कहना चाहता हूँ कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।